स्वागत है आपका अमित जैन पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जियोग्राफी के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 230 तक कवर किया था। इसके आगे हम 231 से आज कवर करने जा रहे हैं, जो कि आयोग द्वारा हाल ही में कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको पहले वाले पार्ट में जाना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पहला वाला पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है सिंचित क्षेत्र, इससे 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो ये बात लगभग ठीक ही है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से 6.25 लाख है, तो राउंड फिगर आप 6 लाख मान सकते हैं। स्थिति क्या है? यह उत्तराखंड में गढ़वाल में स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी सही सुमेलित है। तीसरा है बांध की लंबाई 825.8 मीटर है, तो ये नहीं ठीक है। इसकी जो लंबाई है 630 मीटर है। कितनी है? 630 मीटर, ना कि 825.8 मीटर। तो तीसरा वाला हमारा नहीं सही सुमेलित है। बाकी लास्ट वाला जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता इसकी 198 मेगावाट है, यह भी ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं सही सुमेलित है। तो सी पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला नहीं है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 के प्री वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। इसमें रामगंगा परियोजना, इस पर कालागढ़ बांध बना हुआ है। रामगंगा नदी पर गंगा नदी की जो कि सहायक नदी है, यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यह कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर कालागढ़ नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1961 से शुरू हुआ और 74 में पूरा हो गया था। बांध की वास्तविक लंबाई और ऊंचाई, लंबाई है 630 मीटर और ऊंचाई है 128 मीटर। यह भारत के सबसे ऊंचे मिट्टी भरान वाले क्षेत्र बांधों में से एक है। इससे देखिए लगभग 6.25 लाख हेक्टेयर सिंचित होती है। राउंड फिगर में 6 मान सकते हैं। जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता इसकी 198 मेगावाट है, ये बात भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ नहर दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी का नाम दिया हुआ है। पहला है ऊपरी बारी दोआब नहर। यह नहर रावी नदी से निकला हुआ है। तो रावी कहाँ है? फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है सरहिंद नहर, यह निकलती है सतलज नदी से। सतलज हमें फर्स्ट वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है गुड़गांव नहर, यह यमुना नदी संबंधित है। यमुना नदी सेकंड वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर लास्ट में है इंदिरा गांधी नहर, ये काफ़ी फेमस है। यह सतलज रावी व्यास तीनों से संबंधित है, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ए का 4, बी का 1 कहाँ दिखाई दे रहा है? ए का 4, बी का 1, बी और सी दोनों में दिखाई दे रहा है। बाकी ए और डी को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। फिर है सी का 2, जो कि हमें बी वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। बाकी ये सी वाला एलिमिनेट हो जा रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा निकल कर सामने आ जा रहा है। बी वाला सही उत्तर है। यह सवाल आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। ये ऊपरी बारी दोआब नहर रावी, सरहिंद नहर सतलज में, गुड़गांव यमुना नदी से, इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी व्यास तीनों से। बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। ऊपरी बारी दोआब नहर, यह जो है रावी नदी से निकलती है, माधोपुर हेड वर्क्स से निकलती है। कहाँ से? माधोपुर हेड वर्क्स। इसका निर्माण हुआ था 1859 में, मतलब उस समय ब्रिटिश यहाँ पर राज कर रहे थे, उसी समय यह बना हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान यह नहर प्रणाली शुरू की गई थी। इससे लाभ किसको किसको है? पंजाब को, खासकर अमृतसर, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में। मुख्य बिंदु, बारी शब्द ब्यास के बी और रावी के आर नदी के बीच के दोआब क्षेत्र को दर्शाता है। यह भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नहर प्रणालियों में से एक है। फिर है सरहिंद नहर, यह सतलज नदी रोपड़ हेडवर्क से निकलती है। कहाँ से? रोपड़ हेडवर्क सतलज नदी से। इसका शुरुआत 1882, मतलब ये भी ब्रिटिश काल से ही बना हुआ है। इससे किसको फ़ायदा है? पंजाब को, खासकर लुधियाना, पटियाला, बंठिड़ा, इन सभी क्षेत्रों को। यह सतलुज नदी से निकलने वाली एक प्रमुख ऐतिहासिक सिंचाई नहर है। कौन? सरहिंद नहर। फिर है गुड़गांव नहर, यह यमुना नदी से निकलती है।
यमुना नदी के ओखला बैराज जो कि दिल्ली है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली से निकलती है। इसका निर्माण हुआ था 1970 के दशक में। और इससे फ़ायदा किसको किसको है? हरियाणा को। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और राजस्थान में भरतपुर जिला को। यह यमुना के पश्चिम तट से निकलकर हरियाणा और राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में जल आपूर्ति करती है। फिर है लास्ट में इंदिरा गांधी नहर। इसका संबंध है सतलज और व्यास के संगम से, हरिकेज बैराग से निकलती है। कहाँ से? हरिकेज बैराज से। और जो रावी व्यास जल समझौता का पानी है, इसमें यूज़ किया जाता है। यह 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा शिलान्यास किया गया था। इससे फ़ायदा है राजस्थान को। राजस्थान में थार मरुस्थल का पश्चिमी भाग, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्र को इसको फ़ायदा है। पंजाब हरियाणा को भी। इसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था। 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। यह भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली में से एक है, जिसने थार मरुस्थल का कायाकल्प कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो इसमें उत्तरी करणपुरा विस्तृत है, फिर गिरिडीह भी है, रामगढ़ भी है, बस ये तंदूर जो है यही नहीं है। यह दामोदर घाटी में ना होकर गोदावरी घाटी में है। कहाँ है? गोदावरी घाटी में। इसको आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस के एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। आइए बेसिक कुछ देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तथा खनिज संसाधनों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया। भारत का लगभग 98% कोयला भंडार गोंडवाना काल की चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसमें दामोदर घाटी भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ये जो तंदूर कोयला क्षेत्र है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये गोदावरी घाटी में है। कहाँ है? गोदावरी घाटी में। और क्वेश्चन में क्या लिखा था? दामोदर घाटी, तो इसलिए ये वाला अलग था। फिर ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब तेलंगाना में। यह दामोदर घाटी में स्थित नहीं है, बल्कि प्राणहिता गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सिंगरेनी कोली ये रीच कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित प्रमुख कोयला क्षेत्र में से एक है। बाकी के विकल्प देखते हैं। ये जो दामोदर घाटी है, ये झारखंड में पड़ता है। झारखंड के चतरा, हजारीबाग और रांची जिलों में फैला दामोदर घाटी का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है। फिर है गिरिडीह, यह दामोदर घाटी में है, जो कि झारखंड में पड़ता है। इसे करहरबारी कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का कोयला अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का? झारखंड का। झारखंड में दामोदर घाटी का। फिर है रामगढ़, यह पड़ता है झारखंड में, दामोदर घाटी में। यह दामोदर घाटी कोयला बेल्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां कोकिंग और नॉन कोकिंग दोनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ कोयला भंडार दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया हुआ है। ये है हूतर। यह कोयला भंडार क्षेत्र झारखंड में है। तो झारखंड कहाँ है? फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है इब नदी, यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में तीसरे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है तातापानी रामकोला, यह छत्तीसगढ़ में है। तातापानी छत्तीसगढ़, जो कि सेकंड वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है उमरिया, यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो फर्स्ट का 4 कहाँ कहाँ है? ए वाले में है, बी वाले में है, बाकी में नहीं है। फिर है बी का 3, जो कि हमें बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए वाले में नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा निकल कर बाहर आ जा रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल यूपीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है। आयोग ने प्री के एग्जाम में पूछा है 2024 में। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर उत्तर झारखंड, इब नदी उड़ीसा में, तातापानी छत्तीसगढ़, उमरिया मध्य प्रदेश। बेसिक देख लेते हैं। भारत का अधिकांश कोयला भंडार गोंडवाना काल की चट्टान में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में फैला हुआ है। पहला है उत्तर कोयला क्षेत्र, यह झारखंड में है। झारखंड के पलामू लातेहार जिला में। संबंधित नदी उत्तरी कोयला नदी घाटी बेसिन में है। ये मुख्य बिंदु। यह झारखंड का एक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। यह उत्तरी कोयला नदी घाटी कोयला क्षेत्र का ही एक विस्तार है। फिर है इब नदी कोयला क्षेत्र, यह उड़ीसा में है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा और सुंदर जिला में। यह
संबंधित नदी किससे है? महानदी इब नदी घाटी से। फिर है, यह उड़ीसा के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र में से एक है। इब नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो इब नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की एक सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे। फिर है तातापानी राम कोयला क्षेत्र, यह छत्तीसगढ़ में है। तातापानी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। संबंधित नदी बेसिन, यह सोन नदी बेसिन का हिस्सा है। यह उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित एक प्रमुख कोयला बेल्ट है जो मध्य प्रदेश की सीमा के पास पड़ता है। उमरिया कोयला क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में पड़ता है। यह जोहिला सोन नदी घाटी के बेसिन में पड़ता है। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख और ऐतिहासिक कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जहां घटिया व मध्यम श्रेणी के गैर कॉन्किंग कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं। पहला है, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो बिल्कुल भारत जो है दुनिया के कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। सबसे पहले है चाइना, उसके बाद भारत का ही नंबर है। फिर है, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जिलों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत सारा कोयला का भंडार है। तो इस हिसाब से हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। एक और दो दोनों ही। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आरओ के एग्जाम में, उसके प्री वाले में, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोयला ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत बना रहा। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का लगभग 98% भाग गोंडवाना काल की चट्टान में पाया जाता है। इसकी बात हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी। पहला क्वेश्चन कथन था, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। यह बिल्कुल सही है। चाइना पहला है, दूसरा है भारत। प्रोड्यूसर भी बड़ा है और कंज्यूमर भी सबसे बड़ा भारत ही है। मतलब कि जो सबसे ऊपर वाली लिस्ट है उनमें भारत का नाम आता है। फिर दूसरा है, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जिलों में राज्यों में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भारत में कुल कोयला भंडार के मामले में प्रथम स्थान पर झारखंड है। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा ये सब क्षेत्र कोयला उत्पादन में बहुत ही आगे हैं। फिर छत्तीसगढ़ में भी कोयला निकाला जाता है। कोयला उत्पादन और भंडार दोनों ही दृष्टियों से भारत का एक अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, तातापानी, रामकोल, विश्रामपुर ये सब क्षेत्र बहुत ही आगे हैं कोयला निकालने के मामले में। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। डेट पूछा हुआ है, तो यह हुआ था 1774 से शुरू। कब हुआ था? 1774 से, ब्रिटिश टाइम से ही चालू है यहाँ पर। फिर है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो यह आधुनिक भारत, मतलब कि भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद स्थापित किया गया था 1975 में। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। फिर है, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। यह इससे लगभग 3-4 साल पहले ही हो गया था जब कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कोल लगभग 1971-72 की बात है, 1971-72 के आसपास में। फिर है लास्ट में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। यह हुआ था 1956 में, 1956 में। अब इसका कालक्रम हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन दिख रहा है? रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था 1774 में। फर्स्ट वाला किस में है? बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ए को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956। तो फर्स्ट के बाद 4 वाला किस में दिया हुआ है? ये केवल डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी बी और सी एलिमिनेट हो जा रहा है। तो डी वाला ऑप्शन निकल कर बाहर आ जा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आरओ के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774। फिर राष्ट्रीय कोयले विकास निगम की स्थापना 56 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971-73 में। फिर है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975। बेसिक भी देख लेते हैं।
रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में हुआ था। भारत में व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन सुमनेर और सुएटोनियस ग्रांट हीटल द्वारा दामोदर नदी के तट पर स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उस समय था, यहाँ से की गई थी। फिर है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद कोयला उत्पादन बढ़ाने और सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, जिसको एनसीडीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। आगे फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971-73 में किया गया था। गैर कोकिंग कोयला और कोकिंग कोयला खदानों को 2 चरण में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1971-72 में कोकिंग कोयला माइंस को और 73 में नॉन कोकिंग कोयला माइंस को। फिर है लास्ट में कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कोयला क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए एक शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत एनसीडीसी को भी समाहित कर लिया गया था। वर्तमान में कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन महारत्न कंपनी है। कौन? इंडिया भारत कोल इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में CIL भी बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। कोयला डीला खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो बेलाडीला खां है यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। यहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब लौह के अयस्क पाए जाते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। लौह अयस्क ए वाला हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, असिस्टेंट टाउन प्लानर के GS में। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक देख लेते हैं। बेलाडीला खान, यहाँ लौह अयस्क मिलता है। यह छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला के अंदर है। अयस्क के प्रकार, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, मतलब 60 के दशक में। 1968 में प्रथम डिपॉजिट की गई थी। बेलाडीला नाम इसका आकार बैल के कुबड़ जैसा होने के कारण पड़ा था। यह एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लौह अयस्क खदानों में से एक है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और अन्य देशों को निर्यात भी किया जाता है। बाकी के ऑप्शन, अभ्रक जो है यह कोडरमा, गिरिडीह, नेल्लोर, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में मेन रूप से पाया जाता है। भारत कभी दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन हुआ करता था। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। इंसुलेटर, विद्युत रोधी, रेजिस्टेंस के रूप में। फिर है मैग्नीज, तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया था। यह प्रमुख रूप से पाया जाता है बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, सुंदरगढ़ में, केंदुझर में, नागपुर, भंडारा, जो कि MP, उड़ीसा, महाराष्ट्र के स्थान हैं। मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने और फेरो मैंगनीज मिश्र धातु तैयार करने में होता है। इस्पात मतलब स्टील। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 100 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। अगला सवाल। एक तरफ लौह अयस्क का क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है और हमें मैच करना है। पहला है संदूर। असल में ये एक पहाड़ी का नाम है जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक हमें तीसरे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है, तो ए का थर्ड। फिर है बादाम पहाड़, यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है नोआ मुंडी, यह क्षेत्र झारखंड में पड़ता है। झारखंड में सेकंड वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है दल्ली राजहरा, यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो फर्स्ट का थर्ड हमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में दिखाई दे रहा है, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। फिर बादाम पहाड़ी उड़ीसा में, बी का फोर ए और बी दोनों में है। फिर सी नोआ मुंडी, यह झारखंड में है, सी का सेकंड में। तो हमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है बी वाला, यह निकल कर सामने आ जा रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, स्टाफ नर्स MFP एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। ये सही मिलान किया हुआ है। थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। संदूर लौह अयस्क क्षेत्र,
जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक के विजयनगर बल्लारी जिला में। संदूर पहाड़ियाँ कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क बेल्ट बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट का एक हिस्सा है। यहाँ उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। बादाम पहाड़, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। उड़ीसा झारखंड बेल्ट भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है। मयूरभंज जिले की गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपाद खदानें ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध लौह अयस्क खदानें हैं। फिर बात करते हैं नोआ मुंडी की। यह झारखंड में पड़ता है, पश्चिम सिंहभूम जिला में। नोआ मुंडी और गुवा झारखंड की सबसे प्रमुख लौह अयस्क खदानों में से एक है। यहाँ से टाटा स्टील के इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। फिर लास्ट में है दल्ली राजहरा, यह छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में है। दल्ली राजहरा की पहाड़ियों की खदानें भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है। यह छत्तीसगढ़ की बैलाडीला के बाद दूसरी सबसे बड़ी लौह अयस्क बेल्ट है। ध्यान रखे रहिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कौन सी है? बैलाडीला, और उसके बाद है दल्ली राजहरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट ये राजस्थान में है। राजस्थान हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, और मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी के एग्जाम में, उसके जीएस में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के झुंझुनू नीम का थाना जिला में। अरावली पर्वतमाला, यह अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी क्षेत्र में स्थित तांबे की एक प्रसिद्ध पट्टी है। यहाँ तांबा खनन एवं शोध का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा संचालित किया जाता है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1967 में हुई थी। खेतड़ी में तांबे का उत्खनन हड़प्पा सभ्यता और प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यह भारत के सबसे प्रमुख और प्राचीन तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। फिर है झारखंड। झारखंड में सिंहभूमि तांबा बेल्ट है। झारखंड की सिंहभूमि बेल्ट भी भारत की एक अत्यंत पुरानी एवं प्रमुख तांबा उत्पादक बेल्ट है। फिर है मध्य प्रदेश। यहाँ पर है मलांजखंड, सॉरी मलांजखंड, जो कि बालाघाट जिला में पड़ता है। मध्य प्रदेश का मालाज खंड भारत का सबसे बड़ा तांबा का अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। भारत के कुल तांबा अयस्क उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। कहाँ से? मलांज खंड से, जो कि MP में पड़ता है। फिर है गुजरात में क्या है? गुजरात में तांबे के उल्लेखनीय प्राथमिक अयस्क भंडार नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ आयातित तांबा अयस्क के माध्यम से बड़े पैमाने पर तांबा स्मेलिंग और रिफाइनिंग का कार्य होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। पहला ऑप्शन है बेल्लारी, तो यह कर्नाटक में ही है। दूसरा है चिकमंगलूर, अभी हमने इसकी बात की थी, यह भी कर्नाटक में ही है। फिर है सिमोगा, यह भी कर्नाटक में है। फिर है श्रीकाकुलम, यह कर्नाटक में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है RO के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं श्रीकाकुलम का। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीकाकुलम कर्नाटक में नहीं, आंध्र प्रदेश का एक तटीय जिला है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश में मैग्नीज अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम बेल्ट। फिर बेल्लारी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, यह कर्नाटक में पड़ता है। बेल्लारी कर्नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज समृद्ध जिला है। यह क्षेत्र लौह अयस्क के साथ साथ मैग्नीज के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर है चिकमंगलूर
क्या है? चिकमंगलूर, यह कर्नाटक में पड़ता है। चिकमंगलूर अपनी बाबा बुदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख लौह अयस्क के क्षेत्र के साथ-साथ मैंगनीज खनन के लिए भी जाना जाता है। फिर है शिमोगा, यह कर्नाटक में पड़ता है। शिवमोग्गा जिला में, नाम एकदम मैच कर रहा है। शिवमोग्गा और शिमोगा। शिमोगा कर्नाटक के प्रमुख मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र में से एक है। चित्रदुर्ग, तुमकुर और शिमोगा बेल्ट कर्नाटक में मैंगनीज के महत्वपूर्ण भंडार रखते हैं। तो ये था कुछ बेसिक। बढ़ते हैं आगे। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस बार सही पूछा है। पहला है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। ये देखिए 2023 का करंट टाइप का क्वेश्चन है ये। उस समय हालांकि मिला था 2023 में लगभग 6 मिलियन टन के आसपास में लिथियम के अनुमानित भंडार को खोजा गया था जम्मू कश्मीर में। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। दूसरा है, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत बिल्कुल ही निर्भर है, क्योंकि इसका ज़्यादातर उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों में बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। खासकर बैटरियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। दोनों 1 और 2 दोनों ही सही है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। देखिए जीएसआई ने 2023 में खोजा था। दूसरा, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बैटरी बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में होता है। इसलिए मजबूरी है, निर्भर ही होना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा उत्पादन की कमी है इसकी। बढ़ते हैं आगे। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? इन सभी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है राजस्थान, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में, आर के प्री वाले में, जो कि कैंसिल हो गया था। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक है। राजस्थान, ये सब क्या लिख दिया है? जस्ता, राजस्थान भारत में जस्ता और सीसा के लगभग एकाधिकार रखता है। रामपुर, अगुचा जो कि भीलवाड़ा में है, और जावर क्षेत्र इनमें प्रमुख हैं। फिर है जिप्सम, चूना पत्थर, नमक, ये सारे ही चीज़ें राजस्थान में मौजूद हैं, इसलिए काफ़ी फेमस है। जिप्सम जो है ज़्यादातर बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो चूना पत्थर है यह भी जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और नागौर जिले में। फिर लास्ट में जो नमक है, राजस्थान भारत का प्रमुख अंतर्देशीय नमक उत्पादन राज्य है, जहाँ सांभर झील, डिडवाना और पचपदरा बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है इन सभी जगहों से। तो ये था कुछ बेसिक राजस्थान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर है हरियाणा। हरियाणा खनिज के मामले में अपेक्षाकृत सीमित है। यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर, स्लेट, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और कहाँ पे? महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिले में। फिर है गुजरात। गुजरात जो है समुद्री नमक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, फ्लोराइड और चूना पत्थर के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। पंजाब में क्या पाया जाता है? पंजाब कृषि प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब में धात्विक और अधात्विक खनिज के बड़े भंडार तो नहीं हैं। यहाँ मुख्य रूप से निर्माण सामग्री जैसे कि रेत, बजरी और ईंट बनाने वाली मिट्टी पाई जाती है। तो ये था कुछ बेसिक बाकी के ऑप्शन का। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ तेल शोधनशाला दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है कि यह तेल शोधशाला कहाँ पर है, और हमें मैच करना है। पहला है बरौनी,
बरौनी बिहार में है, आप सभी जानते होंगे। फिर है बोंगाई गांव। बोंगाई गांव असम में पड़ता है, जो कि हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है बीना तेल शोधनशाला, यह मध्य प्रदेश में है। बीना मध्य प्रदेश फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर कोयली गुजरात में है, इसको तो हर कोई जानता है। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नंबर डी में भी दिखाई दे रहा है। फिर है बोई बुगाई गांव, यह असम में है। बी का वन, बी का वन हमें केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। बाकी के ऑप्शन अब एलिमिनेट हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो डी वाला ऑप्शन निकल कर सामने आ जा रहा है। डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, आरोग्य एग्जाम में प्री में, जो कि कैंसिल हो गया था। बढ़ते हैं आगे। यहाँ सही मिलान है, बरौनी बिहार में, बोंगाई गांव असम में, बीना मध्य प्रदेश, कोयला गुजरात। कोयली कुछ बेसिक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए तेल शोधनशालाओं की स्थापना की गई थी, मतलब ऑयल रिफाइनरीज जो है। पहला है बरौनी रिफाइनरी, इसके बारे में जान लेते हैं। ये बिहार में पड़ता है, बेगूसराय जिला में। कहाँ पे? बेगूसराय जिला में। इसका संचालन IOCL द्वारा होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। इसकी स्थापना USSR, जो कि सोवियत संघ उस समय था, अब रसिया हो गया है, इसके सहयोग से की गई थी। 1964 में यह चालू हो गया था। यह असम के नाहरकटिया और मोरान तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन द्वारा लाए गए कच्चे तेल को रिफाइन करती है। फिर है बोंगाईगांव रिफाइनरी, यह असम में है, असम के चिरांग जिला में। इसका संचालन भी IOCL द्वारा किया जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। इसकी स्थापना 1974 में इसकी नींव रखी गई थी और 1979 में उत्पादन शुरू हो गया था। असम में डिगबोई, गुवाहाटी और नुमालीगढ़ के अलावा बोंगाईगांव भी एक प्रमुख तेल शोधन केंद्र है। कौन कौन सा है असम में? डिगबोई, गुवाहाटी, नुमालीगढ़ और बोंगाईगांव। तो ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये रिफाइनरी का काम होता है। फिर है बीना रिफाइनरी, यह मध्य प्रदेश के सागर जिला में पड़ता है। यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित होता है, BPCL द्वारा। इसका निर्माण काल 2011 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। ओमान ऑयल कंपनी के सहयोग से यह बनाया गया था। यह मध्य भारत का एक प्रमुख और अत्याधुनिक तेल शोधनशाला है। फिर है कोयली रिफाइनरी, यह गुजरात में पड़ता है, गुजरात के वडोदरा जिले में। इसका संचालन IOCL द्वारा किया जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। इसकी स्थापना 1965 में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। देखिए, जहाँ जहाँ सोवियत संघ आपको दिखे, उसका मतलब आज के समय का जो रसिया है, रूस, वो है। इसे गुजरात रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात के अलेश्वर और खंभात क्षेत्र से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए स्थापित की गई थी। तो ये था कुछ बेसिक। बढ़ते हैं आगे। शिवानासमुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण हैं? शिवानासमुद्र और कल्पक्कम। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये समुद्र लास्ट में अगर बन गया मतलब पानी से यहाँ कुछ होने वाला है। तो यहाँ जल से ऊर्जा बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है पानी से। और कल्पक्कम यह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो इस हिसाब से पहला शिवना समुद्र यह जल शक्ति है और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। बाकी ये ताप ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा भी नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है क्रमशः, क्रम को ध्यान रखना है। कल्पक्कम दूसरे नंबर पे है ना, तो यहाँ नाभिकीय ऊर्जा का काम कर रहा है कल्पक्कम। देखिए एक जैसा लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है, न कि डी। एकदम एक जैसा दिख रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। पढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। शिव समुद्र, यह क्या है? एक जल शक्ति है, पानी से बिजली बनाने का काम होता है यहाँ पर। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक के
चामराजनगर मांडल्या जिले में। कहाँ पे? चामराजनगर मांड्या जिले में। फिर इसका निर्माण वर्ष 1902 में हुआ था, महाराजा के काल में। मैसूर के महाराजा के काल में यह स्थापित हुआ था। यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। यहाँ उत्पादित बिजली का उपयोग शुरुआत में कोलार गोल्डफील्ड के सोने की खदानों की ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए किया गया था। किसकी? कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ जिसको हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है कलपक्कम। यह क्या है? एक न्यूक्लियर एनर्जी वाला जगह है। यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में कलपक्कम है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, मतलब 84 में चालू हो गया था। इसे मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यहाँ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक पर कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्र का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो कौन से राज्य में स्थित है उसको मिलाना है। पहला है कहलगांव। कह कहलगांव जो है ये बिहार में पड़ता है, तो बिहार हमें सेकंड पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है खरगोन, यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पहले वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है कोरबा, यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो कि फोर्थ वाले पॉइंट में है। फिर लास्ट में कुडगी, एक ही ऑप्शन बचा है, यह कर्नाटक में ही पड़ता है। तो ये सारे ही सुमेलित हो गए। ए का सेकंड में, बी का फर्स्ट में। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट ए में दिखाई दे रहा है और डी में भी दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद सी का फोर केवल डी वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आर ओ आर ओ प्री के एग्जाम में, जो कि कैंसिल हो गया था बाद में। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कहलगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक। इसका बेसिक भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई थी। ये सभी संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित प्रमुख कोयला आधारित पावर स्टेशन है। किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा संचालित पावर स्टेशन है ये सब। पहला है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यह बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है। इसकी स्थापना 1979 के दशक में स्वीकृत हुई और पहली इकाई 1992 में शुरू की गई थी। इसे कोयला राजमहल कोयला क्षेत्र झारखंड से प्राप्त होता है। कोयला इसे कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से। फिर है खरगोन सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में पड़ता है। इसको एनटीपीसी ही संचालित करती है। यह भारत का पहला अल्ट्रा सुपर इलेक्ट्रिकल तकनीक पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, जिसे 2019-20 के आसपास चालू किया गया था। तो ध्यान रखे रहिएगा, ये जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक है इसके बारे में भी पूछ सकता है ये, क्योंकि नया नया है, संयंत्र बनाया गया है 2019-20 के आसपास में। बढ़ते हैं आगे। फिर है कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एनटीपीसी इसको चलाती है। इसकी स्थापना 1978 में शुरू की गई थी। यह छत्तीसगढ़ के समृद्ध कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त करता है और भारत के सबसे बड़े ताप विद्युत संयंत्रों में से एक है। फिर लास्ट में कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यह कर्नाटक के विजयपुरा क्षेत्र में बीजापुर जिला में पड़ता है। इसको भी एनटीपीसी संचालित करती है। यह दक्षिण भारत में स्थित एनटीपीसी का एक प्रमुख आधुनिक कोयला आधारित पावर प्लांट है, जिसकी पहली इकाई 2017 में चालू की गई थी। तो ये भी लेटेस्ट टाइप का है, 2017। और इससे पहले हमने जो देखा था ये खरगोन सुपर थर्मल वाला, ये 2019-20 के आसपास में है। तो ये सब नए नए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि आगे क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है विद्युत जनित होते हैं, दूसरा नवीकरणीय होते हैं। तो बिल्कुल गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं वह नवीकरणीय हैं। विद्युत तो देते ही हैं, लेकिन स्पेशल बात यह है कि वो नवीकरणीय हैं।
फिर तीसरा लिखा है गैर नवीकरणीय, ऐसा नहीं है, ऊष्मा जनित होते हैं, लेकिन इन सभी में सबसे बढ़िया ऑप्शन है नवीकरणीय। गैर पारंपरिक का जहाँ भी नाम आए वहाँ नवीकरणीय अगर लिखा हो तो उस पर टिक मार दीजिए, क्योंकि ये इसकी सबसे स्पेशल बात होती है। इससे कोई किसी तरीके का प्रदूषण नहीं होता। बाकी के जो एनर्जी, मान लीजिए अगर कोयला जल रहा है तो वायु प्रदूषण होगा, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। और जब नवीकरणीय की बात की जा रही है, इसका मतलब होता है कि सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, जो कि पानी से बिजली बनाई जाती है, इन सभी से। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख के रहिएगा। बहुत सारे एग्जाम में नवीकरणीय ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। इसका बेसिक है, ऊर्जा के संसाधनों को उनकी उपलब्धता, उपयोग की अवधि और पुनर्भरण क्षमता के आधार पर दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। पहला है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। ये नवीकरणीय है, रीन्यूएबल एनर्जी होती है ये, मतलब इन्हें प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा बार बार प्राप्त या फिर पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होते हैं और इनसे प्रदूषण न के बराबर होता है या फिर बहुत ही कम होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल विद्युत, हाइड्रो एनर्जी, फिर है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जैव भार या फिर बायोमास एनर्जी, और लास्ट में ज्वारीय एनर्जी, जिसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो इस हिसाब से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो होती है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, या अगर पहुंचाती है तो इतनी कम मात्रा में कि उसको कवर किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, पारंपरिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ये गैर नवीकरणीय होते हैं, मतलब इनको दोबारा से पैदा नहीं किया जा सकता। एक बार अगर कोयला जल गया तो कोयला दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके का होता है। इनकी भंडार सीमित हैं और लंबे समय तक अत्यधिक उपयोग से ये समाप्त हो सकते हैं। इनके दहन से कार्बन और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। एग्जाम्पल में देखिए, कोयला का नाम ले रहे थे, कोयला आ भी गया। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी भी। संसाधनों की सीमितता के कारण अक्सर गैर नवीकरणीय में वर्गीकृत किया जाता है परमाणु एनर्जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। पहला है हीराकुंड, यह उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के संबलपुर जिला में। पहला वाला तो सही सुमेलित है। दूसरा है मूरी, यह छत्तीसगढ़ में नहीं, यह झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो बी वाला ही सही सुमेलित नहीं है, बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जा रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अलुपुरम, अलवाय, ये केरल में है, तो बिल्कुल हाँ केरल में ही है ये। फिर है लास्ट में बेलगावी, ये कर्नाटक में है, तो बिल्कुल ये कर्नाटक के बेलगावी जिला में ही पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। यह सवाल आयोग ने 2024 में पूछा है प्री के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। देखिए मोरी छत्तीसगढ़ में है, ये गलत था। छत्तीसगढ़ में ना होकर ये झारखंड में है, मोरी यहाँ झारखंड में है। यहाँ हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड है। मोरी एल्युमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में स्थित है। ये भारत का पहला एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट था, जिसे 1948 में चालू किया गया था। भारत का पहला एल्युमिनियम रिफाइनिंग प्लांट 1948 में बनाया गया था, मोरी में। फिर है हीराकुंड, ये उड़ीसा में है, संबलपुर जिला में। यहाँ भी हिंडाल्को काम करती है। ये उड़ीसा का एक प्रमुख एल्युमिनियम स्मेल्टर प्लांट है। कैसा प्लांट है? एल्युमिनियम स्मेल्टर प्लांट, जिसे हीराकुंड जलविद्युत परियोजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है। फिर है अलुपुरम, यह केरल में है। अलुपुरम एल्युमिनियम संयंत्र केरल में स्थित है और यह भारत के सबसे पुराने एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट में से एक है। फिर है बेलगावी, यह कर्नाटक में है। बेलगावी संयंत्र कर्नाटक के प्रमुख एल्युमिनिया रिफाइनरी केंद्र है।
यहाँ पर भी आपको हिंडाल्को कंपनी देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्योग दिया हुआ है और हमें सूचियों को मिलाना है। पहला है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में है। यह तांबा उद्योग केंद्र है। तांबा कहाँ दिखाई दे रहा है? फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। तो ए का 4। फिर है रेणुकूट। यह एल्युमिनियम उद्योग केंद्र है यहाँ पर। फिर है सेलम। यहाँ पर सूती वस्त्र का काम होता है। सूती वस्त्र फर्स्ट वाले पॉइंट में। फिर है सूरत। यहाँ पर हीरा कटिंग का काम ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट का 4, मतलब ए का 4 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेटिक ही पहला वाला सही हो जा रहा है। बाकी को मिलाने की ज़रूरत नहीं, बाकी किसी में है नहीं। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, एपीएस के एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं आगे। खेतड़ी तांबा के लिए, रेणुकूट एल्युमिनियम, सेलम सूती वस्त्र के लिए, सूरत हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उद्योग के लिए। बेसिक देख लेते हैं। खेतड़ी जो है राजस्थान में पड़ता है, झुंझुनू नीमका थाना जिला में। यहाँ पर तांबा उद्योग का काम होता है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल द्वारा संचालित भारत का प्रमुख तांबा उत्खनन और शोधन क्षेत्र है, केंद्र है। फिर है रेणुकूट। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। यहाँ पर एल्युमिनियम का काम होता है। यहाँ हिंडाल्को का भारत का एक अत्यंत प्रमुख और विशाल एल्युमिनियम संयंत्र स्थित है, जिसे पास ही स्थित रिहंद बांध से जल विद्युत प्राप्त होती है। रिहंद बांध मतलब गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वहाँ से। फिर था सेलम। यह तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर सूती वस्त्र एवं इस्पात का काम होता है। सेलम तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा, पावरलूम तथा स्टेनलेस स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है। फिर लास्ट में है सूरत। ये गुजरात में है। यहाँ पर हीरा कटिंग का काम अधिक होता है। सूरत विश्व स्तर पर कच्चे हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। दुनिया का लगभग 90% से अधिक हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग यहीं गुजरात में होती है, गुजरात के सूरत में। तो इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ सूती वस्त्र केंद्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है और हमें बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला है भीलवाड़ा, इसको राजस्थान से मिलाया हुआ है, तो बिल्कुल ये राजस्थान में ही है। फिर है सांगली, यह महाराष्ट्र में है, तो ये बात भी सही है। फिर है हिसार, यह मध्य प्रदेश में है, यह बात ठीक नहीं है। यह मध्य प्रदेश में नहीं, यह हरियाणा में है। हिसार जो है हरियाणा में है, हरियाणा। बाकी ये जो फगवाड़ा है ये पंजाब में है, ये भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला नहीं है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना, विशालतम और असंगठित एवं संगठित रोजगार प्रदान करने वाला प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और अवसंरचनात्मक सुधारों के साथ साथ इस उद्योग का विकेंद्रीकरण हुआ। पहला है हिसार, यह हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का एक क्षेत्र कपास उत्पादन बेल्ट में आने के कारण सूती वस्त्र मिलों जैसे हिसार टेक्सटाइल मिल्स के लिए प्रसिद्ध है। हिसार हरियाणा में है, न कि गुजरात में। मध्य प्रदेश था। फिर है भीलवाड़ा, यह राजस्थान में है। राजस्थान के मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को। यह सिंथेटिक कपड़े और सूती धागे वस्त्रों के उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। कौन? भीलवाड़ा। फिर है सांगली, यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे सांगली में वस्त्र उद्योग से संबंधित काम होते हैं। महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र उद्योग का अग्रिम राज्य है। सांगली पश्चिम महाराष्ट्र का एक प्रमुख सूती वस्त्र और पावरलूम उत्पादन केंद्र है। फिर लास्ट में फगवाड़ा, यह पंजाब में पड़ता है।
पंजाब का फगवाड़ा क्षेत्र अपने वस्त्र उद्योग के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, विशेषकर सूती वस्त्र और जेसीटी मिल इनके लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है फगवाड़ा। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख 4 नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो हमारा सी वाला सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा है मेडिकल ऑफिसर यूनानी के एग्जाम में। यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसकी टोटल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कितनी? 5846 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। यहाँ स्वर्णिम चतुर्भुज दिया हुआ है। भारत सरकार द्वारा देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4x6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इस परियोजना को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, आधिकारिक रूप से 2001 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्र के बीच यात्रा के समय और दूरी को कम करना है। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। ये जो भारतमाला कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, आधिकारिक रूप से 2017 में मंजूरी दी गई थी। यह भारत सरकार का एक व्यापक सड़क एवं राजमार्ग विकास परियोजना है। इसका मुख्य ध्यान आर्थिक गलियारा, सीमावर्ती सड़कों, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों के विकास पर है। मतलब जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इन सभी पर है। फिर है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, यह श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, इसको कन्याकुमारी से जोड़ता है, तमिलनाडु से। इसकी टोटल लंबाई है 4000 किलोमीटर। और ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये सिलचर जो कि असम में पड़ता है, इसको पोरबंदर से जोड़ता है। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई है 3300 किलोमीटर। दोनों गलियारे मध्य प्रदेश के झांसी शहर में एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब इस तरीके से पास करते हैं एक दूसरे को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।